नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली ध्यान से देखिएगा, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक पूरे पैराग्राफ फॉर्म करके बना हुआ है। ये फ्रिक्शन फोर्स की सेल्फ एडजस्टिंग नेचर के ऊपर बेस करके फॉर्म किया है, और स्ट्रिंग अगर हैवी होता है तो उसमें टेंशन किस तरीके से चेंज होता है उसके ऊपर डेवलप किया गया है। अगर स्ट्रिंग के अंदर मास होता है तो उसके अंदर इनर्शिया होता है, जिसके कारण उसके हर एक एंड से दूसरे एंड तक जाते वक्त टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस दिया हुआ है, और इस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे एक ब्लॉक इस तरीके से सिचुएटेड है। उस ब्लॉक के मास की वैल्यू 7.5 kg के इक्वल है। इसके मास की वैल्यू 7.5 kg के इक्वल दिया हुआ है, और ये सरफेस कंप्लीटली रफ सरफेस दिया हुआ है, जिसके फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.51/2 के इक्वल दिया है। फिर इसके साथ एक रोप इस तरीके से अटैच किया हुआ है, और यहां पर एक पर्सन इसे पकड़ करके खींच रहा है। इस रोप के जो टोटल मास की वैल्यू दिया है, रोप के टोटल मास की वैल्यू वो 2 kg के इक्वल दिया है। रोप की जो टोटल लेंथ यहां पे दिया हुआ है वो कुल मिला के 4 मीटर के इक्वल दिया है। और इसके बाद एक फर्दर इंफॉर्मेशन यहां पे दिया है कि जिस पॉइंट पर इस पर्सन ने इसे खींच के रखा है उसकी जो हाइट है वो यहां से 2 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फोर्स लगा करके खींच रहा है, और यहां पर इंफॉर्मेशन दिया है कि जो भी टर्म्स यहां पर लग रहा है, स्ट्रिंग जो यहां पे सिचुएटेड है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिचुएटेड है। अब ये पूरा इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में दिया हुआ है, और क्वेश्चन है बोला है कि सिस्टम कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में सिचुएटेड है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन जनरेट करके पूछा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितने एंगल पर सिचुएटेड है। ये थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि ये थीटा की वैल्यू कितने के इक्वल आ रहा है। इस रफ सरफेस से फ्रिक्शन की वैल्यू कितने के इक्वल यहां पे लग रहा है। और फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और जनरेट किया गया है कि हम इस स्ट्रिंग के स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करते हैं तो कितनी हाइट पर इसको रखें कि यहां पे ये जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन पे आ जाए। ये 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ के ऊपर बेस करके फॉर्म किया गया है। तो मैं सीक्वेंस वाइज इसको डिस्कस करता चला जा रहा हूं किस तरीके से टेंशन और फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो रही। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सिचुएटेड है, तो ये ब्लॉक रेस्ट कंडीशन पर रहेगा, तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लगेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स F के इक्वल है। अच्छा, इस ब्लॉक की जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रहेगा दैट इज म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 1/2 और mg की वैल्यू 75, तो 75 के इक्वल आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगी दैट इज इक्वल टू 37.5 न्यूटन के इक्वल निकल करके आएगी। ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, और जब तक ये स्टैटिक कंडीशन पर रहेगा तो इसके जो सरफेस का फ्रिक्शन रहेगा वो 37.5 या 37.5 न्यूटन से कम रहेगा। अब इसके आगे हमें ये सबसे पहले एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो ये तो डिसाइडेड है कि अगर हम ब्लॉक और इस स्ट्रिंग को एक सिस्टम की तरह अज्यूम करें तो इसमें इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स इस साइड क्यों लग रहा है, तो इस एंड से जो हम फोर्स लगा रहे होंगे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी F के इक्वल आना चाहिए, ताकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो जो भी फोर्स से हम खींच रहे हैं, जो भी फोर्स से हम यहां पे खींच रहे हैं, वो फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल निकल करके आना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ताकि राइट साइड फोर्स और लेफ्ट साइड फोर्स बराबर हो जाए। सेकेंड पॉइंट यहां पर क्या आना चाहिए, सेकेंड पॉइंट यहां पर आना चाहिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन के केस में कि ये जो स्ट्रिंग है ये इस तरीके से एयर में हैंग की हुई है, तो इसका वेट जो यहां पर नीचे की ओर लग रहा होगा, इसका वेट जो नीचे की ओर लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन के इक्वल लग रहा होगा।
इसके वेट की वैल्यू 20 न्यूटन नीचे के डायरेक्शन की ओर लग रहा होगा, तो इसके लिए यहां पर ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 20 न्यूटन के इक्वल निकल करके आना चाहिए, क्योंकि इस ब्लॉक के कारण इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा। इनके बीच में एक्शन और रिएक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि यहां पे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिचुएटेड है। तो 20 न्यूटन नीचे की हो तो यहां पे 20 न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा है। तो अब अगर हमें थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक बार फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहां पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट, इस इंफॉर्मेशन को अभी मैं यहां से रब कर दे रहा हूं। इस पूरे पार्ट पे यहां पर मैंने जैसे एक एलिमेंट इस तरीके से लिया, ये एलिमेंट यहां पे लिया। अब इस एलिमेंट में नीचे वाले स्ट्रिंग के कारण जो टेंशन लग रहा होगा वो मैंने मान लिया T, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वेट होने के कारण इसके ऊपर वाले हिस्से पे टेंशन का अमाउंट इंक्रीज करेगा, दैट इज इक्वल टू T प्लस dt, क्योंकि वेट का एक हिस्सा इस पे नीचे की ओर खींचेगा तो ऊपर वाले हिस्से के टेंशन की वैल्यू ज्यादा आएगी। इस एलिमेंट यहां पर जो एलिमेंट मैंने यहां पे लिया, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल मैं थीटा लिख लेता हूं। तो इस एलिमेंट का, इस पूरे पार्ट पे एलिमेंट का यहां पे अगर हम आए तो इसका dm इंटू जी नीचे की ओर लगेगा। इस साइड की ओर यहां पर आते हैं, इस साइड की ओर यहां पर आते हैं, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, तो dm इंटू जी साइन थीटा इस साइड की ओर लगेगा, ठीक है ना। dm इंटू जी साइन थीटा इस साइड की ओर लगेगा। तो T नीचे की ओर लग रहा है, dm इंटू जी साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है, और T प्लस dt ऊपर की ओर लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में सिचुएटेड रहेगा। तो इसका इक्वेशन यहां पे बनेगा T प्लस dt माइनस T, तो dt रिजल्टेंट ऊपर आएगा जो dm इंटू जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा, ठीक है ना। तो dt जो रहेगा वो dm इंटू जी साइन थीटा के इक्वल निकल करके आ गया। तो dt इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा, dm को लिखा लैम्डा, लैम्डा को मैं मेंशन कर दे रहा हूं, लैम्डा इज अ मास पर यूनिट लेंथ, और इस एलिमेंट की लेंथ को मैंने, इस एलिमेंट की लेंथ को मैंने dl लिख लिया। तो लैम्डा इंटू dl इंटू जी इंटू साइन थीटा, ये आ गया dt की वैल्यू। तो dl इस एलिमेंट की लेंथ है। इसी हिस्से को अगर मैं थोड़ा मैग्नीफाइड करके यहां पे दिखाऊं, तो इस हिस्से को मैग्नीफाइड करके दिखाया तो ये dl की वैल्यू आ गया। यहां पर आए तो ये डिस्टेंस dy के इक्वल आ गया, ये डिस्टेंस dx के इक्वल आ गया, ये थीटा है। तो dl sin थीटा इस ट्राइंगल में अगर देखें तो dy के इक्वल निकल करके आ गया, तो ये लैम्डा g इंटू dy का टर्म्स निकल करके आएगा, और दैट इज इक्वल टू dt आएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टेंशन और y के बीच में एक रिलेशन निकल करके आएगा, और इंटीग्रेट करके देखो यहां पर इस पोजीशन पे आए तो यहां पे y की वैल्यू 0 लिखा, तो इस y की वैल्यू 0, तो यहां इस पोजीशन पे जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो कुछ नहीं, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल आएगा। तो यहां पे इसको मैंने F के इक्वल लिखा, और फिर dy ऐड करते वक्त हम इस पोजीशन पे चले गए, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे चले गए, तो यहां पे टेंशन मैंने T लिख लिया, तो इस पॉइंट पे टेंशन T लिखा। यहां पे हाइट की वैल्यू को मैंने y लिखा, y की वैल्यू यहां पे 2 मीटर, तो यहां पे 2 मीटर के इक्वल लिखा, और यहां पे टेंशन T आया। इसको इंटीग्रेट करने पे T माइनस F इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा इंटू जी आर। पूरे रोप की लेंथ क्वेश्चन में दिया है 4 मीटर के इक्वल है, और 4 मीटर लेंथ का मास की वैल्यू 2 kg के इक्वल दिया है, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 4, जी की वैल्यू मैंने 10 लिख लिया। तो यहां पे T इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस यहां पे 10 न्यूटन के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 का पार्ट आ गया। चलो, इस इंफॉर्मेशन से हमें T और F के बारे में पता चल गया कि T और F किस तरीके से कोरिलेट हो रहे हैं। और दूसरा डायरेक्ट यहां पे इंफॉर्मेशन दिया है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 20 के इक्वल आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो फ्रिक्शन के इक्वल आ रहा है। तो दूसरी कंडीशन यहां पर आ रहा है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर के इक्वल निकल करके आएगा, ठीक है।
तो सेकेंड इक्वेशन हमारा बना टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस फ्रिक्शन के स्क्वायर के इक्वल निकल करके आ रहा है, ठीक, प्लस फ्रिक्शन के स्क्वायर के इक्वल निकल करके आ रहा है। इतनी वैल्यू यहां पे कैलकुलेट होकर के आई। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन यहां पे कैलकुलेट होकर के आई है, इन दो इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करके निकाला तो टी इज इक्वल टू यहां पे जो निकल करके आ गया एफ प्लस 10 आ गया, और दूसरा यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट टेंशन का 20 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ के इक्वल है, तो 20 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। इन दो इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। इन दो इंफॉर्मेशन को यूज करें तो एक तरफ यहां पे 400 प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका टी स्क्वायर करेंगे तो फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20 एफ के इक्वल आएगा। फ्रिक्शन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे फ्रिक्शन इज इक्वल टू 400 माइनस 100 300 डिवाइडेड बाई 20 15 न्यूटन के इक्वल आएगा। तो यहां फ्रिक्शन 15 न्यूटन के बराबर पता चल गया। चलो, फ्रिक्शन की वैल्यू 15 न्यूटन के इक्वल यहां पर हमें कैलकुलेट होकर के पता चल गया। अब फ्रिक्शन कैलकुलेट होकर के आ गया, तो इस पॉइंट पर आते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू यहां पर जो कैलकुलेट होकर के आएगा 20 डिवाइडेड बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू 15, दैट इज 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री के इक्वल आता है। तो पैराग्राफ के जो दो क्वेश्चन थे वो तो डायरेक्टली यहां पे सॉल्व होकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। पैराग्राफ के जो दो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली सॉल्व होकर के आ रहे हैं कि भाई थीटा की वैल्यू कितने के इक्वल आ रहा है, और साथ साथ में यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितने के इक्वल कैलकुलेट होकर के आ रही है। अब इसमें एक और क्वेश्चन यहां पे बोल दिया है कि हम इस रोप को थोड़ा सा और चेंज करते हैं और फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं, फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कराते हैं, ताकि ये ब्लॉक जस्ट स्लिपिंग के कंडीशन पे आ जाए। तो थोड़ा इसको एनालिसिस करो, तो यहां पे दिख रहा है कि अगर हम इस फोर्स को बढ़ाएंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू को अगर हमें बढ़ाना है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो 20 के इक्वल ही आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो 20, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के वेट को बैलेंस करेगा, और हमें पता है कि नीचे वाला वेट 20 न्यूटन के इक्वल ही है। तो अगर हमें इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को बढ़ाना है तो हमें इसको आगे की ओर खींचना पड़ेगा और थीटा की वैल्यू को डिक्रीज कराना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू को डिक्रीज कराना पड़ेगा, तो हमें उस पोजीशन पे पता करना है जिस पोजीशन पे जाकर के ये जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन पे आ जाए, उस इंस्टेंट पे इसकी हाइट की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना है, ठीक है ना। हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस की कंडीशन पे आते हैं, तो इसके डायग्राम को मैं रीफॉर्म करता हूं और न्यू कंडीशन उसके अकॉर्डिंग जनरेट करके चेक करते हैं कि भाई किस हाइट पे जाकर के जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन पे आता है। तो यहां पे वापस मैंने ये हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर्म किया और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस ब्लॉक को रख दिया, ठीक है ना। ब्लॉक को रख दिया, ब्लॉक का 7.5 kg म्यू की वैल्यू यहां पे 1/2 के इक्वल है, तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आ रही है वो म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 75 न्यूटन, तो ये आ गया 37.5 न्यूटन के बराबर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लगेगी। इस साइड पे यहां पर गया, इसको खींचा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैपिटल एफ और टी टेंशन यहां पे लगा, तो यहां पे 37.5 न्यूटन लगेगा। तो इस साइड भी उस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 37.5 न्यूटन तो लगना ही चाहिए। पूरे स्ट्रिंग का वेट जो नीचे की ओर लगेगा, पूरे स्ट्रिंग का वेट जो नीचे की ओर लग रहा है वो 20 न्यूटन, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो 20 न्यूटन लगना ही चाहिए। ये जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन पे, तो इस इंस्टेंट पे ये हाइट की वैल्यू हमें पता करना है कि हाइट की वैल्यू कितने के इक्वल आएगा। वापस इस पूरे पार्ट पे अगर हम आए, तो यहां पर मैंने एलिमेंट लिया, तो ये एलिमेंट यहां पर अगर हम लेते हैं तो ये एलिमेंट की लेंथ dl, इससे dl का मास यहां पे dm के इक्वल है, तो इधर क्यों t लगेगा, तो इधर क्यों t प्लस dt, तो इधर क्यों रिजल्टेंट dt लिख लिया। और इस पूरे पार्ट पे
इस एलिमेंट का जो फोर्स नीचे क्यों लगेगा वो dm इंटू जी इंटू साइन थीटा लगेगा। इस स्ट्रिंग के वेट को मैं यहां रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो T नीचे लग रहा था, T प्लस dt ऊपर लग रहा था, तो dt ऊपर लगा तो dm इंटू जी साइन थीटा नीचे क्यों लगेगा, dt इज इक्वल टू dm इंटू जी साइन थीटा, जहां dm की वैल्यू को वापस मैंने लिखा लैम्डा dl इंटू जी साइन थीटा, और dl साइन थीटा को वापस लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पे लैम्डा g इंटू dy लिख लिया, दैट इज इक्वल टू dt आ गया। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू dt के इक्वल निकल करके आ गया। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो स्टार्टिंग में 37.5, इस पॉइंट पर टेंशन 37.5 और यहां पे जाकर के t के इक्वल आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 0 टू y तक लेके चले, तो इसका इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 37.5 प्लस लैम्डा की जगह 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू वाई के इक्वल लिख लिया। ये फाइनल टेंशन की वैल्यू वहां पे कैलकुलेट होकर के आ रही है। ठीक है ना, फाइनल टेंशन की वैल्यू वहां पे कैलकुलेट होकर के आ रही है। इस इंफॉर्मेशन को यहां पर यूज किया तो t इज इक्वल टू 37.5 प्लस इसको सिंप्लीफाई किया तो 20 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5y के इक्वल आ गया। ये टेंशन वहां पे निकल करके आएगा। ठीक है ना, टेंशन की वैल्यू वहां पे कैलकुलेट होकर के आएगा। और दूसरी तरफ यहां पे टेंशन की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन का जो टर्म्स यहां पे निकल करके आ रहा है दैट t इज इक्वल टू अंडर रूट 37.5 का होल स्क्वायर प्लस 400 के इक्वल आए, प्लस 400 के इक्वल कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो अब इसके बाद फर्दर जो हमारा प्रोसीजर है वो कैलकुलेशन का पार्ट। ठीक है ना, फर्दर जो प्रोसीजर है वो कैलकुलेशन का पार्ट है। इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो यहां पर आ जाएगा 37.5 का स्क्वायर प्लस 400, और टी स्क्वायर इधर की ओर अगर मैं करता हूं, टी स्क्वायर इस साइड की ओर यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं, तो दैट इज इक्वल टू 37.5 का होल स्क्वायर, यहां पर 5y का होल स्क्वायर की वैल्यू वहां पे निकल करके आएगा, दैट इज इक्वल टू 25y स्क्वायर, ये पूरा पार्ट आ गया। ठीक है, 210 यहां पर आ जाएगा 375 इंटू वाई के इक्वल आएगा, जिसमें से ये टर्म्स और ये टर्म्स तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू यहां पे आ गया 25y स्क्वायर प्लस 375y माइनस 400 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे तो 25 से डिवाइड कर दिया तो y स्क्वायर यहां पर आ जाएगा 25 1 फिर 15, तो 15y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है ना, इसके फर्दर प्रोसीजर की कंडीशन पे तो दिस पॉइंट तक जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है 25y स्क्वायर प्लस 375y माइनस 400 के इक्वल आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होंगे और ऑब्वियसली हमें पॉजिटिव रूट की वैल्यू को ही कैलकुलेट करके निकालना है। तो इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो y स्क्वायर प्लस 25 यहां से डिवाइड किया तो ये पूरी वैल्यू 15 y के इक्वल आ जाएगा माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। तो इसमें अगर हम इसके दो रूट की वैल्यू को कैलकुलेट कराएं तो ये इस पूरे केस में y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इस पूरे पार्ट पर y प्लस 15 के इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगा। इसका प्रोडक्ट लेंगे तो एक्सपेंशन की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे y प्लस 16 के इक्वल निकल करके आएगा। ठीक है ना, y प्लस 16 है, 16y एंड माइनस y, ये पूरा एक्सपेंशन इसके इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगा। दैट इज इक्वल टू यहां पर अगर निकालें तो y इज इक्वल टू केवल प्लस 1 लेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 16, इसका रूट नहीं आएगा। मतलब y इज इक्वल टू हाइट की, y इज इक्वल टू 1 मीटर की हाइट की पोजीशन पे अगर हम निकालते हैं तो इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स लगेगा वो इसको जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन पे लेकर के जाएगा। ठीक है,